नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 8 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन से, जिसमें आज द हिंदू में आया था रेड सी का लोकेशन। ठीक है, रेड सी में बहुत ज्यादा अमेरिकन सेना तैनात हो रही है। इसका कारण है ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर लोकेशन देख लेंगे। ठीक है, तो ईरान से तनाव के बाद हजारों अमेरिकी नाविक नौसैनिक लाल सागर पहुंचे। अमेरिकी नौसेना ने सोमवार को कहा कि 3000 से अधिक अमेरिकी सैन्य कर्मी 2 युद्धपोतों पर सवार होकर लाल सागर में पहुंचे हैं, जो ईरान द्वारा टैंकर जब्ती के बाद वाशिंगटन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया है। ठीक है, इस तैनाती से वैश्विक तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण तनावपूर्ण खाड़ी जलमार्गों में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बढ़ गया है और सोमवार को तेहरान ने अमेरिका का क्षेत्रीय अस्थिरता को भड़काने का आरोप लगाया गया ईरान द्वारा। ठीक है, उसके बाद अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान ने पिछले 2 वर्षों में इस गल्फ कंट्री के क्षेत्र में लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को या तो जब्त कर लिया या उन्हें अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि अमेरिकी तैनाती केवल वाशिंगटन के हितों की सेवा कर रही है। ठीक है, जो अमेरिका द्वारा सैन्य सेवा सुरक्षा भेजा गया है लाल सागर के क्षेत्र में, तो ये कहा जा रहा है और देशों का हित नहीं देखा जा रहा है, मेनली अमेरिका सिर्फ अपना हित देख रहा है। ठीक है, ईरान द्वारा कहा जा रहा है क्षेत्र में अमेरिकी सरकार की सैन्य उपस्थिति ने भी सुरक्षा पैदा नहीं की है। इस क्षेत्र में उनके हितों ने उन्हें हमेशा अस्थिरता और असुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मजबूर किया। यहाँ पे ईरान जो है वो डायरेक्ट यूएस पे तंज कस रहा है और बोल रहा है अमेरिका सिर्फ अपने हित की रक्षा के लिए ये सारे लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है, अब लोकेशन देख लेते हैं। यह है हमारा रेड सी, इसके दोनों तरफ का कंट्री देख लेंगे। तो राइट साइड में है सऊदी अरेबिया कंट्री, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला, और लेफ्ट साइड में है ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट है नूबियन डेजर्ट। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद ये कंट्री जो आसपास में है इरिट्रिया और इथियोपिया, ये दोनों याद रखिएगा। इरिट्रिया देखिए ये रेड सी में मिलता है, लेकिन इथियोपिया रेड सी में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। ठीक है, और इधर देख लीजिए ये जॉर्डन का पार्ट है, यहाँ सुएज नहर है और यहाँ मेडिटेरियन सी है। ठीक है, ये ईरान का मैटर है। तो ईरान और सऊदी अरब के बीच से जो पर्शियन गल्फ गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेल के व्यापार के लिए। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में लगातार छेड़खानी हो रही है। जो तेल के शिप्स होते हैं उनको ले जाने में ईरान द्वारा, ऐसा अमेरिका कह रहा है, लेकिन ईरान इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि राज्यसभा ने कल दिल्ली सर्विसेज बिल को पास कर दिया, जिसमें क्लियर कहा जा रहा है कि जो पहले लैंड पुलिस का जो अधिकार था वो एलजी के पास था, अभी इसमें सर्विसेज को भी ऐड कर दिया गया, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के अधिकार को। ठीक है, अब वो एलजी के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो इसको विस्तार से देखते हैं। दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, तो इसमें एक तंज कसा जाता है अमित शाह के द्वारा, जो हमारे अभी गृह मंत्री हैं। तो वे कहते हैं जब आप पंचायत की चुनाव लड़ते हैं और संसद की शक्तियां मांगते हैं तो इसे संवैधानिक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है। जब आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद के लिए दावा करते हैं तो आपको यह जानना होगा कि यह एक राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपका कोई भी सपना हो सकता है, लेकिन सपना केवल इस आधार पर पूरा हो सकता है कि आप कौन सा चुनाव लड़ते हैं। अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो आपको संसदीय चुनाव लड़ना होगा। दिल्ली में विधायक का चुनाव लड़कर आप प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं प्राप्त कर सकते। ये बस तंज था, मतलब उनका कहना था कि दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो पावर है वो लिमिटेड है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो पूरा विधेयक है राष्ट्रीय राजधानी विधेयक दिल्ली संशोधन, तो इसको विस्तार से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो मुद्दे की जो पृष्ठभूमि है, दिल्ली में सेवाओं सर्विसेज जो ब्यूरोक्रेट्स निर्वहन करते हैं,
पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच 2015 से कानूनी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में खंडित फैसला दिया और हाल ही में मई 2023 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सेवाओं पर दिल्ली सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की। इसमें आदेश दिया गया कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। ठीक है, इसमें क्लियरली कहा जा रहा है 2023 के मई में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स पे अधिकार चलाने के लिए दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त अधिकार होगा। ठीक है, परंतु यहाँ पे केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाकर जो ये पावर दिया गया है उसे डाइल्यूट करने का प्रयास किया। इसका मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 पारित किया। अध्यादेश ने सेवाओं को दिल्ली विधानमंडल के दायरे से बाहर कर दिया और एलजी को अधिक शक्तियां प्रदान कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे अध्यादेश कब लाया जाता है? तो अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा कार्य में न हो या फिर कोई एक सदन कार्य करे और दूसरा न हो। इसी स्थिति में अध्यादेश लाया जा सकता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। नए विधेयक की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? तो उद्देश्य है दिल्ली जो नेशनल कैपिटल रीजन है, सरकार अधिनियम 1991 कुछ प्रावधानों में संशोधन करना, NCCSA की स्थापना करना, सेवा मामलों पर एलजी को सिफारिशें प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल, ठीक है, का परिचय दिया। उसके बाद NCCSA की संरचना रखी गई। NCCSA में दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्रमुख गृह सचिव और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव शामिल होंगे। केंद्र सरकार का सशक्तिकरण, केंद्र सरकार की यहाँ पे पावर बढ़ गई है इस यूटी में, दिल्ली के रीजन में। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों, अधिकारी और कर्मचारी कार्यों, नियमों और शर्तों के संबंध में नियम बनाने का भी अधिकार रखते हैं। एलजी को विवेकाधीन शक्तियां भी दी गई है। एलजी ने दिल्ली विधानसभा की क्षमता से परे या न्यायिक, अर्ध न्यायिक कार्यवाही की आवश्यकता वाले मामलों पर विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की है। ठीक है, यहाँ पे राइटर का एक और मामला आता है। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि लीगली तो ठीक है, लेकिन क्या ये इथिकली ठीक है? यहाँ पे इथनिसिटी का सवाल आता है, क्योंकि लीगली तो आपके पास पावर आप केंद्र में है और पूर्ण बहुमत में है, इसी के लिए आप लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास कराकर नया कानून बना देंगे। परंतु क्या कोई सीएम अगर राज्य का है तो उसके पास पहले से ही लैंड और पुलिस का जो नहीं दिया गया था पावर, लेकिन अभी वर्तमान समय में उनके साथ सर्विसेज का भी सारा पावर ले लिया गया। तो इसी में जो वहाँ के वर्तमान के सीएम है अरविंद केजरीवाल, वे कहते हैं कि तो फिर सीएम को पावर क्या दिया गया है, ये भी तो डिफाइन किया जाए। जब सारे मुख्य डिपार्टमेंट्स केंद्र सरकार ही चलाएंगे तो फिर इसका चुनाव क्यों हो रहा है? तो इसमें देख कहा जाता है राइटर के द्वारा कि बिल के प्रति क्या क्या चिंताएं हैं। ठीक है, तो सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, तो आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक सत्ता को एलजी के हाथों में केंद्रीकृत कर रहा है, जिससे निर्वाचित सरकार के अधिकार कम हो रहे हैं। इसी पे ना अभी अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि फिर ये दिल्ली का चुनाव ही क्यों हो रहा है, वो डायरेक्ट केंद्र के शासन में ही क्यों नहीं आ जाता है। फिर विधानसभा को दरकिनार करना, विधानसभा का जो औचित्य है, उसका सम्मान है, वो धूमिल किया जा रहा है। ठीक है, तो विरोधियों का दावा है कि विधेयक निर्वाचित विधानसभा की निर्णय लेने की भूमिका को दरकिनार कर रहा है। फिर सहकारी संघवाद पर प्रभाव पड़ रहा है। आलोचक का तर्क है कि यह विधेयक लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर कर रहा है। मतलब ये जो चुनाव से आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें ही कोई अधिकार नहीं है जनता के हित के बारे में कोई निर्णय लेने का। ठीक है, तो जनता का हित जो है वो कमजोर हो रहा है और स्थानीय शासन में हस्तक्षेप किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। संघर्ष की भावना, कुछ लोगों को डर है कि एलजी को दी गई विवेकाधीन शक्ति निर्वाचित सरकार के बीच टकराव का कारण बन सकती है। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक वैधता, विधेयक की संवैधानिक वैधता और संघीय सिद्धांत के साथ इसके संरेखन के बारे में प्रश्न उठाए जा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अभी मैंने लीगल और इथिकल का बात किया था ना, वही सेम बात है यहाँ पे। फिर दिल्ली सरकार की स्वायत्ता में कटौती, यहाँ पे दिल्ली के अधिकार में बहुत ज्यादा कटौती हो गई। अब उनके पास बचा ही नहीं है, मुख्य डिपार्टमेंट तो सब केंद्र सरकार के पास चला गया। आलोचकों को चिंता है कि यह विधेयक नीति निर्माण में दिल्ली सरकार की स्वायत्ता को कम कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में ये जो बिल है, राज्यसभा ने बाद में उस विवादास्पद विधेयक को पारित कर दिया, और जो केंद्र को दिल्ली सरकार में नौकरशाह, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स पर नियंत्रण के लिए जो बिल था वो पारित हो गया। ठीक है, तो इस पे और भी अगर कोई कमेंट है, अगर आपकी भी कोई राय है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, फिर इसे और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। नाइदर द राइट टू प्राइवेसी नॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें कहा जाता है, इसमें मेनली मामला जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, युक्ति युक्त निर्बंधन। आर्टिकल 19 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सरकार द्वारा बहुत सारे युक्त निर्बंधन किए गए। यहीं पे ये मामला है कि ये जो सरकार जो राइट टू प्राइवेसी का प्रोविजन किए हैं या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रोविजन किए हैं, इसमें पूर्णतः एब्सोल्यूट क्यों नहीं, 100% क्यों नहीं पावर दिया जाता है किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे मामला आ जाता है सॉवरेनिटी का, देश के हित का। ठीक है, तो यहीं पे बहुत सारे नियम राइट टू प्राइवेसी को कंप्रोमाइज कर लेते हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे कि जहां पे आतंकवाद का मुद्दा आता है, इससे संबंधित जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, अगर किसी व्यक्ति की जानकारी हासिल करनी है तो अगर वो बोले कि मैं आधार का एक्सेस नहीं दूंगा तो फिर राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे हनन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो वायलेशन हो रहा है, यही सिंपली समझने का एक तरीका है कि अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ें, जैसे कि उसमें कहा है अबाध रूप से घूमने का अधिकार है पूरे भारत में। ठीक है, लेकिन वहां पे निर्बंधन जो दिया गया है SC ST के या कुछ जो पिछड़े कम्युनिटी है उन क्षेत्रों में जाने से मना किया जाता है, या फिर जो अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां जाने से मना किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में और बहुत से क्षेत्र में वहां पे परमिट्स लेना पड़ता है। तो ये जो निर्बंधन है उसी तरह यहाँ पे भी कुछ चीजों को कंप्रोमाइज किया गया है। और जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ भी बोलने का बात मतलब नहीं है कि कहीं भी किसी से कुछ भी बोल सकते हैं, वहां भी कुछ लिमिटेड बातें रखी गई है। जैसे अभी ही राहुल गांधी का केस हुआ था, तो उससे भी और भी लोग सतर्क हो गए होंगे कि मानहानि का भी केस हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं जनता के सामने, वो समाज के लिए कितना सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी युक्त निर्बंधन दिया गया है। तो उसमें जितने भी 5-6 है ना, वो सारा में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है सरकार के द्वारा। जैसे हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है डायरेक्टली, आप किसी चीज का विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो इसी तरह इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो RTI और निजता का अधिकार दोनों पूरक और विरोधी है। यहाँ पे RTI और निजता का अधिकार जो है, एक और RTI सूचना तक पहुंच का विस्तार उपलब्ध कराता है, वहीं दूसरी ओर निजता का अधिकार सुरक्षित करता है। इसके अलावा वे दोनों नागरिकों के अधिकार को सरकारी अतिक्रमण से बचाता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जस्टिस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला में यह निर्धारित किया गया था। परिणाम स्वरूप RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी का खुलासा करते समय सरकार को यह गारंटी देनी होगी कि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या गरिमा को खतरे में नहीं डालता। ठीक है, जैसे आधार कार्ड का मैटर है, आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं को लक्षित वितरण के लिए आधार कार्ड का विवरण का उपयोग किया जाता है। इसका अधिनियम 2016 में बनाया गया, जिसमें व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, DNA प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विधिनियम विधेयक 2019 और अन्य अधिनियम गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं RTI बनाम आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923। वायसराय लॉर्ड कर्जन, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। ठीक, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान 1904 का आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। यह कानून सरकार में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी के मामलों से। अधिनियम का एक मुख्य लक्ष्य राष्ट्रवादी समाचार पत्रों, प्रेस, किताबें आदि की आवाज को चुप करना था। ठीक है,
1904 के अधिनियम को 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह देश के शासन में गोपनीयता और गोपनीयता के सभी मुद्दों को संबोधित करता है। 2005 के आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 के राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के अनुसार दो कानूनों के बीच असहमति की स्थिति में आरटीआई अधिनियम की आवश्यकताओं को ओएसए कानूनों पर प्राथमिकता दी गई। जो अभी ओएसए हम लोग देखे ना 1904 वाला, ठीक है। आरटीआई अधिनियम की धारा 22 स्पष्ट रूप से कहती है कि इसकी आवश्यकताओं के आधिकारिक के किसी भी अनुभाग पर प्राथमिकता दी जाएगी, राज्य अधिनियम जो उनके साथ असंगत है। 2005 के आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास ओएसए, ठीक है, के तहत संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्रदान करने की शक्तियां हैं, जहां प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित होते हैं उसको नुकसान से अधिक है, ठीक है। जिस भी दस्तावेज का अगर प्रकटीकरण किया उपलब्ध कराया जाता है तो उसमें सार्वजनिक हित का संरक्षण पे अगर कोई कंप्रोमाइज होता है, उस पर नुकसान पहुंचता है तो उसे नहीं दिया जाएगा। दूसरे प्रशासनिक सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, ठीक है, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ओएसए को निरस्त करने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक अध्याय जोड़ने की सिफारिश की है। इस अध्याय में आधिकारिक रहस्यों से संबंधित प्रावधान शामिल है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें मेनली सिंपली समझा जाए, जो चाइना है, चाइना का ख्वाब है कि वो ग्लोबल पावर बने, ठीक है, परंतु उसका सबसे मेन हर्डन है यूएसए। तो चाइना का जो मिलिट्री है, मिलिट्री को मजबूत करने से क्या चाइना ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है? अमेरिका और चाइना में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसकी मिलिट्री अभी सबसे उत्तम है, इसके पास इकोनॉमी भी सबसे ज्यादा है तुलना करें अगर चाइना से। और उसके बाद सबसे मेन चीज है एलाइज कंट्रीज, जो मित्र देश हैं, मित्र राष्ट्र हैं, वो अमेरिका पास ज्यादा है, चाइना के पास बहुत ही कम कंट्री उनकी मित्रता को निभाते हैं या उन पर भरोसा करते हैं, ठीक है। तो इसमें राइटर यही कह रहे हैं कि अगर चाइना अपना रवैया सुधार ले, जैसे कि अभी गल्फ कंट्री में, ठीक है, जिसमें इजराइल और सऊदी अरब के बीच में सुलह के लिए, मध्यस्थता के लिए चाइना आगे बढ़ा है। तो ये मेनली इसकी रणनीति है कि एलाई कंट्री को अच्छे अच्छे देशों को बनाया जाए। जितने भी बढ़िया देश हैं या बड़े देश हैं विश्व के, वो मैक्सिमम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और भी जो इकोनॉमिक मॉडल है वो मोस्टली ये प्रयास करता है इंक्रोचमेंट का, मतलब कि वो कैसे किसी चीज पे कब्जा कर ले। जैसे साउथ चाइना सी का मैटर है, ठीक है, वहां पे फिलीपींस का मैटर है। फिलीपींस, वहां पे जितने भी आइलैंड है, फिलीपींस और जापान, हमेशा इन आइलैंड में चीन बोलता है हर एक आइलैंड पे कि चीन उसी का है। उसके बाद यहाँ पे जो ताइवान है, ताइवान के मैटर में ताइवान निरंतर रूप से चाइना द्वारा कहा जाता है कि ये हमारा अभिन्न अंग है, ठीक है, परंतु ताइवान इसे नहीं मानता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। उसके बाद चाइना का एक और रवैया है कि वो अगर विश्व में किसी देश के साथ कोई संबंध बनाता है तो उसका हेल्प तो करता है, परंतु उसको फिर डबल डेट में फंसा देता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी श्रीलंका का मामला है, अब पाकिस्तान भी धीरे धीरे डबल डेट में फंसता जा रहा है। तो ये समझने की बात है कि जो चीन की जो रणनीति है, ये लगातार अपने आप को ग्लोबल एस्टेब्लिश करने की बात है, ग्लोबल सुपर पावर एस्टेब्लिश करने की बात है। तो इसे पहले अपना एलाई कंट्री से सुधार करना होगा और वैश्विक जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, तो निरंतर देखा जाता है आतंकवाद का मुद्दा जब भी उठाया जाता है भारत के द्वारा तो चीन उसका विरोध करता है, जबकि आतंकवाद से पूरा का पूरा विश्व पीड़ित है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज की बात भी ये नहीं मानता है। कोरोना में ही देखा गया था कि जो कोरोना फैला था वो अभी भी दावा किया जा रहा है चीन के द्वारा फैला था, लेकिन अभी भी निष्पक्ष जांच करने चीन ने नहीं दिया है। हमेशा कोई ना कोई हर्डल क्रिएट करता है और दूसरे देशों की ओर ध्यान केंद्रित करवा के वो एक लूप होल ढूंढ लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चीन कभी भी अपना कंट्री को खोलता नहीं है बाहर वाले,
और अदर कंट्रीज के लिए। तो हमेशा ये संशय बना रहता है कि उसका प्लानिंग क्या है। यही सारी बातें राइटर डिस्कस करते हैं चाइना के बारे में, और जो चाइना जो अग्रसर है ग्लोबल पावर बनने के लिए, तो इसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं चाइना के लिए, यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चीन के सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ सैन्य क्षमता पर्याप्त नहीं है। चीन का अमेरिका की तुलना में विश्व के विभिन्न देशों से बेहतर संबंध नहीं है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पे ये कुछ भी नहीं है चीन, ठीक है। चीन सिर्फ बुद्धिज्म का है, ठीक है, बुद्धिस्ट के लिए इसका मानना है। तो इनके सारे जो पॉलिसी होते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड होते हैं। वो लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी, उसे चीन उतना सम्मान नहीं देता है। वहीं अमेरिका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें राइट्स, फ्रीडम, फ्री ट्रेड, उसके बाद डोनेशंस, उसके बाद क्लाइमेट चेंज के लिए जो लगातार डोनेशन की बात कही है $100 बिलियन की, और भी अनेक चीजें हैं। उसके बाद मेडिएशन, मध्यस्थता, ठीक है। उसके बाद कहीं युद्ध अगर हो गया या गरीब कंट्री है तो उसके लिए भी निरंतर मदद करना, सैन्य मदद, बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका अभी भी विश्व के मैक्सिमम देशों के साथ करता है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है चीन के लिए कि वो वैश्विक ग्लोबल पावर बन जाए। पहले उस तरह का छवि बनाना होगा वैश्विक स्तर पे, ठीक है। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था, चीन में लगातार एक ही पार्टी काम करती है, ठीक है, वहां कोई विरोध नहीं कर सकता है। तो वो हमेशा जनता के हित में वो कार्य नहीं होता है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में निरंतर चीन का विरोधाभास, ठीक है। वो श्रीलंका, उसके बाद फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में भी जहां जहां चाइना ने मदद किया है वो देश कंगाली होते जा रहे हैं और उन्हें दुगना कर्ज के बोझ में दबा दिया गया है, ठीक है। अब चीन के विरुद्ध क्या क्या और कौन कौन देश के समूह यहाँ पे हैं, जैसे क्वाड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिए क्वाड किसके बीच में है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए के बीच ये रणनीतिक सुरक्षा संवाद है, मेनली चीन को काउंटर करने के लिए। फिर ऑकस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता का संक्षिप्त रूप से, जिसका घोषणा 15 सितंबर 2021 को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया, ठीक है, ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है। फिर ताइवान से संबंधित मुद्दा, फिर दक्षिण चीन सागर जो भी हमने डिस्कस किया, वहां पे जितने भी आइलैंड्स हैं और वहां पे निरंतर विवाद रहता है चीन के और वहां के देशों के बीच में, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो चीन बैठकर बात भी नहीं करना चाहता। चीन हमेशा बोल देता है कि ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा क्षेत्र है, बस। यहाँ पे कोई भी कुछ भी विरोध नहीं करेगा। तो वैश्विक पटल पे अगर आपको सुपर पावर जैसी छवि चाहिए तो आपको एक बेहतर मध्यस्थता, एक लीडर की तरह उभर कर सामने आना पड़ेगा। अब देख लेते हैं एक और आर्टिकल जिसमें कहा गया है साउथ कोरिया के कुछ साइंटिस्टों ने रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर, मतलब कि 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी, जीरो लॉस, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है वो सेव होगा। तो इसी पे बात चल रही है जिसमें साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने बोला है कि ऐसा हमने सुपर कंडक्टर तैयार कर लिया है जो इसमें जीरो लॉस है। परंतु यहाँ पे बहुत से क्लेम भी अभी किए जा चुके हैं, तो पहले वो क्लेम्स भी बहुत सारे हैं वो क्लियर हो जाए, फिर से आर्टिकल को एक बार अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, इनके सारे डायमेंशंस को कि क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स है, ठीक है। तो एक बार कुछ दिन वेट कर लेते हैं। इसका जो अभी क्लेम किया गया है इसी आर्टिकल में आ चुका है, द हिंदू के ही आर्टिकल में इसका क्लेम भी आया है, ठीक है। उसका मैं आर्टिकल नहीं दिया हूं, तो पहले उस क्लेम को क्लियर हो जाने दीजिए, अच्छे से जांच पड़ताल हो जाने दीजिए, फिर इसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आज का द हिंदू का हमारा डिस्कशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और जो भी कमियां हैं प्लीज बताएं तो उसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।